नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर से हूँ। बीए पार्ट 3 का टॉपिक गुट निरपेक्षता पर आज हम चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्षता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद संपूर्ण विश्व राजनीति 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट का नेतृत्व भूतपूर्व सोवियत संघ कर रहा था तथा दूसरे गुट का नेतृत्व साम्य पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका कर रहा था। इन दोनों देशों के बाद एशिया और अफ्रीका के कुछ नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र जो अभी स्वतंत्र हुए थे, द्वितीय महायुद्ध के बाद में जब उनको आज़ादी मिली, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों, इन गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र नीति, जिसको गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया है, के सदस्य बनना उचित समझा। गुट निरपेक्षता का उदय द्वितीय महायुद्ध के बाद संपूर्ण संसार 2 विरोधी गुटों में बट गया था। उसी समय इस गुट निरपेक्षता सिद्धांत का उदय हुआ था। तो इस गुट निरपेक्षता सिद्धांत का जो कर्णधार थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, युगोस्लाव के मार्शल टीटो, इन त्रिमूर्ति ने, नेहरू, नासिर, टीटो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुट निरपेक्षता की अगर हम अर्थ की बात करें तो गुट निरपेक्षता के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद देखा जा सकता है। इस सिद्धांत के 6 अर्थों में व्याख्या की जा सकती है। अलगाववाद, राष्ट्र विश्व राजनीति से कम भाग लें, इसे अलगाववाद कहा गया। अप्रतिबद्ध, युद्ध के समय किसी एक राष्ट्र के साथ प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता, युद्ध के समय किसी भी राष्ट्र का साथ नहीं देना। तटस्थीकरण, देश हमेशा के लिए तटस्थ रहे। और एक पक्षवाद, निशस्त्रीकरण की नीति का पालन करना। गुट निरपेक्षता, विरोधी गुटों से पृथकता बनाए रखना। अर्थात क्या है, एक विद्वान था, उसका नाम था जॉर्ज लेस्का। उसका कहना था कि किसी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि कौन सही और कौन गलत है, किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता है। और सही और गलत में सदैव सत्य का सहारा लेना ही, सदैव सत्य का पक्ष लेना ही गुट निरपेक्षता है। तो गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो ये देखती है कि कौन सही है, कौन गलत है। जो सही है उसका साथ देना और जो गलत है उसका साथ नहीं देना की जो नीति है, इसी को गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया है। गुट निरपेक्षता की सदस्यता की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चल रहा हो, स्वतंत्र नीति का पालन कर रहा हो, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा हो, किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य देश किसी अन्य बड़े देश के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया हो, और किसी बड़े देश की अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी हो। ऐसा जो राष्ट्र है वो गुट निरपेक्षता की सदस्य ग्रहण कर सकता है। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि शीत युद्ध की राजनीति खत्म हो चुकी है, 1990 में ये शीत युद्ध की राजनीति खत्म हो गई थी। जैसे सोवियत संघ का पतन हुआ, सोवियत संघ के पतन के बाद ही जो विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, वो ये गुट अब खत्म हो गया है। अब उस गुट नहीं रहा है। अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था रही है, एकमात्र अमेरिका ही एक महाशक्ति बचा है। ऐसी स्थिति में मूल बात यह है कि क्या गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का अपना महत्व नहीं है? क्या गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का महत्व कम हो गया है? जब गुट ही नहीं रहे तो फिर गुट निरपेक्षता किस बात की? लेकिन फिर भी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की आज भी प्रासंगिकता है। आज भी गुट निरपेक्षता सिद्धांत अपने आप में प्रासंगिक है, या उसका प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। तो ऐसे जो कुछ इसकी प्रासंगिकता कुछ बिंदु हैं, या हम ये कह सकते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, इसके कुछ बिंदु कहे जा सकते हैं। एक तो ये कहा जा सकता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग करना, जो न्यूयॉ की मांग, ऐसे जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं पुरजोर मांग करते हैं। आणविक निशस्त्रीकरण के लिए भी दबाव डालना, जो गुट निरपेक्ष देश हैं, जो परमाणु संपन्न देश हैं, उन पर जो है आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालते हैं। इसी तरह से दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना। अधिकांश जो विकासशील देश हैं वो दक्षिण एशिया के देश हैं,
तो वो एक डायलॉग के माध्यम से वो एक कोऑपरेशन साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं कि भाई ये सब जो दक्षिण दक्षिण के राष्ट्र हैं ये सहयोगी की भूमिका रहकर एक राष्ट्र दूसरे की मदद करें। इसी तरह से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना, आज अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है और इस महाशक्ति का विरोध करना, ये इस महाशक्ति का क्या है कि जहाँ ऐसे देखें कि भाई सही है गलत है, वहाँ पर क्या है कि इसकी निंदा करना इन गुटरबेश देशों का मुख्य कार्य है। उत्तर दक्षिण संवाद को बढ़ावा देना, उत्तर के राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं और दक्षिण के राष्ट्र विकासशील राष्ट्र हैं, तो उत्तर और दक्षिण के माध्यम में यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग के माध्यम से इनके बीच में कोऑपरेशन की भावना बढ़ाई जाए और उत्तर के राष्ट्रों को इस बात के लिए तैयार करना कि विकासशील देशों को जो विश्व बैंक है उससे कम ब्याज पर क्या ऋण उपलब्ध हो ताकि ये भी अपना विकास कर सकें, ये भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकें। इसलिए क्या है उनके कोऑपरेशन की बात, संवाद की वो बात करते हैं। नवोपनिवेशवाद का विरोध करना, जितने भी वर्तमान 21वीं सदी में जो नवोपनिवेशवाद की जो बात आती है या तो उसका हमें ये गुटरबेश राष्ट्र जब इनका सम्मेलन होता है तो उस पर क्या है ये बार बार उस बातों को उठाते हैं और उसका विरोध करते हैं नवोपनिवेशवाद का। तो बच्चों इस जो टॉपिक हैं इस पर और भी हम जो है चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर, इसकी क्या उपलब्धियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास में इतना ही है। आप अपना सुझाव आप अपने मतलब जैसे एक छात्र ने लिखा था कि मुझे जो है अगर सर आप वीडियो डालते हैं, वीडियो के साथ नोट्स डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाए जिससे क्या है कि आप आसानी से उसको पढ़ सकें, देख सकें। जय हिंद, धन्यवाद।